Let us start about second chapter of history, nationalism in India. Chapter topic to be covered: the first World War, Khilafat and non-cooperation movement. Second, different and strand within movement. Third, toward civil disobedience movement. Fourth, the sense of collective belonging. सबसे पहले तो ये चीज है कि नेशनलिज्म इन इंडिया में जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हम पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप स्टार्ट जो हुआ था नेशनलिज्म का वहीं से हुआ था स्टार्ट। वहाँ हम पढ़े थे नेशन के बारे में, स्टेट के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में। और इस चैप्टर में इसलिए हम पहले पढ़ेंगे इसका कहानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, जिसमें आप देखे होंगे कि नेशन स्टेट कैसे बना और उसमें न्यू आइडेंटिटी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें न्यू सिंबल आया, न्यू आइकन आया। होता पहले ये था कि जो वहाँ के जर्मनी के, इटली के, हर जगह के जो राजा होते थे वो अपने अकड़ में रहते थे, ठीक है। वो सब चाहते थे कि हमारा वर्चस्व हमेशा रहे, उनको किन्हीं और से मतलब नहीं था, हमेशा वो अपने आप चलते रहते थे, ठीक है। तो बाद में जब वहाँ पे एकीकरण हुआ इटली का, जर्मनी का, और जब आप देखेंगे ब्रिटेन जो चार प्रांत को मिलाकर बनाया गया, तो वहाँ पे नेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया और वहीं से नेशनलिज्म का इजाद हुआ, ठीक है। जिसमें आप देखे होंगे न्यू आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस हुआ था, नया सिंबल आया था, नया आइकन आया था उन लोग का। उसके बाद था कि सबको मिला करके एक कलेक्टिव बिलोंगिंग सेंस जो पैदा करते हैं, लोग के बीच में जो आता है सबके पास कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं और सब मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। और राजा के खिलाफ जब वहाँ पे सब हुए थे उसके बाद ही आजादी मिली थी उन लोग को। तो इसके बाद होता है ये कि यही विचार, सेम विचार जो है इंडियन के अंदर भी आता है, अवेयरनेस उनके अंदर आता है, ठीक है। और उनके अंदर आता है कि जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स आज तक जो हम झेलते आ रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है, जब पुर्तगीज आया था, डच आया था, तो वो सब समय जो था उस समय उतना ज्यादा ट्रेड नहीं था, उस समय में मुगल काल चल रहा था हमारे देश में, ठीक है। तो वो उस समय में लोग जो होता है उसको लालच दे रहे थे, लालच देकर अपना चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय गया और जब लास्ट औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब के बाद वो क्या होता है, मुगल का पतन होता है, ठीक है, डाउनफॉल वहां से हो जाता है, खत्म। अब उसके बाद होता यह है कि हम लोग के ऊपर ब्रिटिशर्स जो है वो रूल करने लगता है। वहां से आता है ब्रिटिश जो है आता है इंडिया में, इंडिया आता है लगभग 70 आता है तो बहुत पहले हुआ, ठीक है, लेकिन 70-50 से लेके 90-50 तक अप्रोक्स 200 ईयर पूरे अच्छा से वो राज करता है, ठीक है। उसमें इंट्रोड्यूस होता है कॉलोनियलिज्म, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपनिवेशवाद। इसमें होता यह है, ये बेसिकली कॉमर्शियल ट्रेड के लिए होता है, ठीक है। कोई एक ऐसा देश जो दूसरे देश पे आकर वहाँ का संसाधन, वहाँ का व्यापार के ऊपर नियंत्रण करता है और वो उसके ऊपर शोषण करता है, वो उसके जिस देश में है, जिस देश में वो आया है, उस देश को वो कुछ नहीं होने देता है, ठीक है, उसको डेवलप नहीं होने देता है। कह सकते हैं कि वो आपके देश के ऊपर आकर आप ही के ऊपर अत्याचार करेगा। और इसके बाद आता है एम्परलिज्म। ये क्या होता है, ये होता है कि पावर से वहाँ पे डोमिनेट करना, सैन्य शक्ति से। जैसे आप एंसेंट इंडिया में पढ़ते होंगे मगध अंपायर सबसे बड़ा अंपायर हुआ करता था। मगध अंपायर जो था बहुत दूर तक अपना साम्राज्य फैलाया था, कैसे, अपने सैनिक के साथ में रहकर थे। सैनिक उनका जो होते थे वो हर जगह जाते थे और जाकर के युद्ध करने के बाद उनका अपना में मिला लेते थे क्षेत्र। उसी तरह से इंपीरियलिज्म में होता है, एक देश का जो सैन्य शक्ति होता है वो दूसरे देश पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके अपने देश में उसको शामिल कर लेता है। और ये होता क्या था कि इसमें एक्सप्लॉइटेटिव करते थे, उसके ऊपर ऑपरेस करते थे, सप्रेस करते थे इंडियंस को, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के मन में विचार आएगा, तो जो उसके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो लड़ेंगे, इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो लड़ेंगे, उनको हम कहेंगे एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म। अब यहाँ से होगा ये कि स्ट्रगल जो था इंडियन का वो पता चलता है कि हाँ कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस किए थे, कैसे हमारे मन में आया। तो बेसिकली जो है गांधी जी से, गांधी जी जब आते हैं अफ्रीका से, जो गांधी जी वहाँ रेसिस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे, 1893 में वहाँ गए थे लॉयर का पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद अफ्रीका में काफी दिन तक रहे, फिर वाइटिश के खिलाफ जो युद्ध किए वो मतलब नॉन वायलेंस वाला, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लड़ाई करते थे। तो वहां पे जाने के बाद गांधी जी अफ्रीका से आए हमारे यहाँ 1915 में। आने के बाद दो चीज इंट्रोड्यूस हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 का, ठीक है, फर्स्ट का। वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या क्या कारण था और कैसे कैसे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। तो कारण जो है वो 5 कारण है। पहला तो ये इंपीरियलिज्म जो सैन्यवाद था, साम्राज्यवाद जैसे कब्जा करते थे। दूसरा मिलिट्रिज्म, ठीक है, सैन्यवाद जहाँ पे शासन करता था सैनिक के द्वारा जाकर के। तीसरा अलायंस, ठीक है, अलायंस में आप देखेंगे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी सबका अलायंस होता है, ठीक है। और एक कारण था ये कि वहाँ का तत्कालिक जो राजकुमार थे ऑस्ट्रिया हंगरी का, उनका मृत्यु। तो ये कारण से वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ और उसके बाद इसका इफेक्ट जो है पूरे देश में देखने को मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ हुआ वहीं, वर्ल्ड वार हो रहा तो सभी देश का होता है, सबके साथ में होता है, ठीक है, तो पूरे देश पे इसका इफेक्ट होगा। तो पहला इफेक्ट था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस पोस्ट वार। राजनीतिक जो शासन होता है, प्रणाली होता है, रूल रेगुलेशन होता है, वो पूरा उथल पुथल हो गया।
आर्थिक स्थिति हमारा खराब हो गया, पूरे देश का भी खराब होता है, ठीक है, युद्ध के बाद। दूसरा ये कि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था इंक्रीज हो गया, किसी भी देश का सैनिक का जो खर्च था वो बढ़ गया, क्योंकि जब मर रहा होगा और जब वो बहुत सारा सामान अपने पास लाते हैं, वेपन जो लाएंगे, तो इंक्रीज होगा बनाने में, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे तो इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या होगा कि फाइनेंस स्टेबिलिटी करेंगे हम लोग, फाइनेंस को स्टेबल करेगा। फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे बार लोन लेंगे हम लोग, ठीक है, लोन मिलता है हम लोग को। अब उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में गुड्स का आवागमन होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और इंट्रोड्यूस करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये है कि मान लीजिए एक देश है पूरा, एक देश में जितने लोग काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स को बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद तीसरा जो कारण था इफेक्ट प्रभाव पड़ा, वो पड़ा फूड शॉर्टेज का। जो फूड क्राइसिस हुआ, जब फूड शॉर्टेज होगा फूड क्राइसिस होगा, फूड क्राइसिस होगा तो फूड का जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। तो अब वहाँ पे एक और समस्या आया था जब वर्ल्ड वार हुआ था, तो क्रॉप फेलियर का, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वार होगा तो बहुत सारा वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे सिर्फ मनुष्य पे नहीं पूरे जो हमारे सराउंडेड में सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो क्रॉप फेलियर पे हुआ 1918 से 1919 से 20 के बीच में ये, ठीक है। और इसके बाद हुआ ये कि एक 1920 के 21 के बीच में एपिडेमिक भी आया, जैसे आप देखे होंगे हर 100 साल पे कहा जाता है या बताया भी जाता है ये चीज कि एक पैंडेमिक होता ही है, ठीक है। अभी आप देखे होंगे 2020 में कोरोना काल आया था, ठीक है। तो 1920 में इन्फ्लुएंजा आया था। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस होता है, वायरल कह सकते हैं इसको, ठीक है। इससे नाक और आपका जो फेफड़ा वो जाम हो जाता है, और जाम होने से क्या होता है कि हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, डेथ होगा, ठीक है। तो उस समय में लॉस ऑफ लाइफ लगभग 12 से 13 मिलियन लोग का हुआ, ठीक है। अब इसके बाद है ये कि गांधी जी जो है इंट्रोड्यूस करेंगे एक 2 वर्ड, ठीक है, सत्याग्रह में इंट्रोड्यूस करेंगे 2 वर्ड। पहला वर्ड ये ट्रूथ और दूसरा नॉन वायलेंस।